हिस्ट्री क्लास 9th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सोशलिज्म यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन का पार्ट 3। इससे पहले हम इस पे 2 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने देखा था कि लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के क्या क्या आइडियाज़ थे, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में क्या डिफरेंस था और किस तरीके से यूरोप में सोशलिज्म के आइडियाज़ स्प्रेड हो रहे थे। आज हम देखेंगे बुक का पॉइंट नंबर 2, द रशियन रेवोल्यूशन। जो सबसे लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज एरिया था यूरोप का, यानी यूरोपियन स्टेट्स का लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज एरिया, जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं थी या बहुत ही कम थी, वहाँ पे ये सिचुएशन थोड़ी अलग थी, ये सिचुएशन रिवर्स थी। सोशलिस्ट ने जो रशिया गवर्नमेंट थी उसको टुक ओवर कर लिया था अक्टूबर रिवोल्यूशन ऑफ 1917 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम आगे देखेंगे, अक्टूबर रिवोल्यूशन एंड द फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1917। ये 2 इवेंट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स थी रशियन रिवोल्यूशन में। एक तो फरवरी 1917 के थ्रू जो मोनार्की का फॉल हुआ था, मोनार्की गवर्नमेंट को हटाया गया था, और अक्टूबर रिवोल्यूशन जो हुआ था 1917 में। ये जो इवेंट्स थी यही एक्चुअली ये मिलाकर रशियन रिवोल्यूशन कहलाई जाती हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे, हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये सब कैसे हुआ और क्या सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन थी रशिया में जब ये रिवोल्यूशंस हुआ। तो इसको आंसर को देखने के लिए हम देखेंगे कि रिवोल्यूशन से कुछ साल पहले रशिया की क्या कंडीशन थी। तो लेट्स सी द रशियन एम्पायर इन 1914। रिवोल्यूशन से पहले अब रशियन की क्या कंडीशन थी वो हम देखते हैं। 1914 में जो रूलर था रशिया का और इसके जो एम्पायर थे उसका, वो था ज़ार निकोलस सेकेंड। तो ज़ार निकोलस सेकेंड को यहाँ दिखा भी रखा है पिक्चर में, इन द व्हाइट हॉल ऑफ द विंटर पैलेस ऑफ सेंट पीटरबर्ग। तो ये ज़ार निकोलस सेकेंड वहाँ का रूलर था और क्या क्या जो टेरिटरीज इसके अंडर में आ रही थी वो हम देख लेते हैं। जो मॉस्को के चारों तरफ की जो टेरिटरी थी उसके साथ साथ आज के दिन की जो फिनलैंड है, लेटविया है, लिथुनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेरेनस, ये सब इसमें इंक्लूडेड थे। और साथ ही ये जो एरिया था वो फैला हुआ था पैसिफिक तक और कंप्राइज टू सेंट्रल एशियन, जो आज का सेंट्रल एशियन स्टेट्स है, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये सब कुछ इसमें इंक्लूडेड थे। द मेजोरिटी रिलीजन वॉज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। जो मेजोरिटी का रिलीजन था वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं वो एक्चुअली एक रूढ़िवादी ट्रेडिशनल लोग होते हैं, विच हैड ग्रोन आउट ऑफ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च, जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से बढ़ रहे थे और वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की मेजोरिटी थी। बट द एम्पायर ऑल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। लेकिन जो एम्पायर था उसमें कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम और बुद्धिस्ट भी इंक्लूडेड थे, लेकिन मेन तो थे रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। तो ये वहाँ की एक सोसाइटी की कंडीशन हो गई और वो एरिया हो गया जो इसमें इंक्लूड था। तो यह क्वेश्चन बन सकता है कि रशियन एम्पायर में 1914 में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड थे और वहाँ का जो रूलर था वो कौन था। तो हम यहाँ मैप के थ्रू देख सकते हैं। मैप का नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत जल्दी से याद हो सकता है। ये रशियन एम्पायर यहाँ दिखा रखा है पूरा, ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और यहाँ दिखाया है कि इससे जो सेंट्रल पावर्स है वो ये पिंक कलर में दिखा रखा है, जो लाइट पावर्स है वो ग्रीन में है। तो मैप देखना बहुत ज़रूरी है, मैप से बहुत जल्दी रिकॉल हो जाती हैं चीज़ें। ये जो मैप है ये पूरा रशियन एम्पायर को शो कर रहा है और जो भी यूरोपियन कंट्रीज थी वॉर के टाइम पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो यूरोप था 1914 में, वो उसको शो कर रहा है। अब जो इकोनॉमी और सोसाइटी थी वो किस तरीके की थी, इस पे क्वेश्चन बनता है कि जो रशिया में एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में रशिया की क्या सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन थी। तो हम बात करें 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग की, तो जो वास्ट मेजोरिटी थी रशियन पीपल की थी वो एग्रीकल्चरिस्ट, यानी जो सबसे ज़्यादा लोग थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे। अबाउट 85% ऑफ रशियन एम्पायर्स, जो 85% लोग थे रशियन एम्पायर्स पॉपुलेशन के, वो अपनी लिविंग को अर्न करते थे एग्रीकल्चर के थ्रू, यानी एग्रीकल्चर के माध्यम से ही वो अपनी लिविंग को अर्न करते थे, अपनी रोज़ी कमाते थे। दिस प्रोपोर्शन वॉज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। तो एक डिफरेंस तो यहाँ हो गया कि जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज थी उससे ये प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा था, यानी और जगह इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं था जितना यहाँ पे ज़्यादा था। एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रांस और जर्मनी में जो प्रोपोर्शन था वो 40% एंड 50% के बीच में था और यहाँ पे 85% है। तो यहाँ मेन जो ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था और जो 85% लोग थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे।
जो कल्टीवेटर्स थे वो मार्केट के लिए भी प्रोडक्शन करते थे एज वेल एज देयर नीड्स, उनकी ज़रूरतों के लिए भी प्रोडक्शन करते थे। तो इस वजह से रशिया जो था वो ग्रेन का मेजर एक्सपोर्टर था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, वो मार्केट के लिए भी प्रोडक्शन करते थे, अपनी ज़रूरतों के लिए भी प्रोडक्शन करते थे, और जो रशिया था वो ग्रेन का एक मेजर एक्सपोर्टर था। ये हुई एग्रीकल्चर की बात। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स, यानी इंडस्ट्रीज बहुत ही कम थी, इतनी कम थी कि हम उसको पॉकेट में भी रख सकते हैं। एक तरीके से ये कि बहुत ज़्यादा कम थी इंडस्ट्रीज। जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज थे वो थे सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, यानी यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी। क्राफ्टमैन जो थे, क्राफ्ट पर्सन जो थे, जो क्राफ्ट का काम करते थे, उन्होंने प्रोडक्शन के ज़्यादातर पार्ट पे कब्जा कर रखा था, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन वही करते थे। बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलोंग साइड क्राफ्ट वर्कशॉप, लेकिन जो क्राफ्ट की वर्कशॉप्स थी उसके साथ साथ बड़ी फैक्ट्री भी मौजूद थी। बहुत सारी फैक्ट्रीज सेटअप हुई 1890s में, जबकि रशिया का जो रेलवे नेटवर्क था वो एक्सटेंड हुआ, यानी जब रशिया में रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड हो रहा था, फैल रहा था, तभी बहुत सारी नई फैक्ट्रीज भी सेटअप हो रही थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो इंडस्ट्री में था वो बढ़ता जा रहा था। कोल प्रोडक्शन डबल हो गया था। आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रप्ट, यानी कि 4 गुना हो गया था, यानी कोल प्रोडक्शन डबल हुआ तो ये 4 टाइम्स हो गया, ये 4 गुना हो गया। डबल जब ये हुआ तो ये 4 गुना हो गया। बाय द 1900 इन द सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। यहाँ तक आते आते जो फैक्ट्री वर्कर्स थे और जो क्राफ्टमैन थे वो नंबर में इक्वल हो गए थे, यानी जितने फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे उतने ही क्राफ्ट पर्सन या क्राफ्टमैन भी थे। तो यहाँ आप समझ गए, जब रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड हुआ या एक्सटेंड हो रहा था तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था इंडस्ट्री में वो भी बढ़ रहा था, कोल का प्रोडक्शन बढ़ रहा था और आयरन और स्टील का प्रोडक्शन बढ़ रहा था, क्योंकि जो रेलवे है उसी से जुड़ा हुआ था ये सब सिस्टम। रेलवे में ही ज़रूरत होती है कोल की और आयरन और स्टील की, तो जब रेलवे इंडस्ट्री बढ़ती जा रही थी तो कोल प्रोडक्शन और स्टील और आयरन का प्रोडक्शन भी बढ़ता जा रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी। मोस्ट इंडस्ट्री वॉज प्राइवेट प्रॉपर्टी, बहुत सारी इंडस्ट्री जो थी वो ज़्यादातर प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, यानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या जो ओनर थे फैक्ट्री के या इंडस्ट्री के, वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी। लेकिन गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी लार्ज फैक्ट्रीज को, ताकि वो इंश्योर कर सके कि मिनिमम वेजेस और लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, यानी गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी ये देखने के लिए कि जो वहाँ के वर्कर्स हैं उनको वेजेस सही मिल रहे हैं या नहीं, या जो वर्किंग आवर्स है या वर्किंग कंडीशंस है वो सही है कि नहीं। लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स थे वो रूल्स को तोड़ने से नहीं रोक पा रहे थे, यानी कि बहुत सारे फैक्ट्रीज में रूल्स को ब्रेक किया जा रहा था, और जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि इतना वेजेस तो देना ही है, मिनिमम वेजेस मतलब फिक्स वेज होता था कि भाई इतना वेजेस तो देना ही है वर्कर्स को, लेबरर्स को, और इतने ही आवर्स काम कराना है, लेकिन ऐसे रूल्स टूट जाते थे। इन क्राफ्ट यूनिट और स्मॉल वर्कशॉप वर्किंग डेज वर समटाइम्स 15 आवर्स। क्राफ्ट यूनिट और स्मॉल वर्कशॉप में भी जो वर्किंग आवर्स थे वो 15 आवर्स हो जाते थे, और फैक्ट्रीज में 10 और 12 आवर्स होते थे। तो ये रूल्स कभी कभी ब्रेक भी हो जाते थे, वर्किंग आवर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते थे, या वेजेस भी इक्वल नहीं दिए जाते थे। अकोमोडेशन वेराइड फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मिटोरीज, यानी कि जो अकोमोडेशन थी जहाँ पे ये रहते थे लेबर्स और वर्कर्स, वो डॉर्मिटोरीज होती थी। डॉर्मिटोरीज क्या होती हैं? ऐसा रूम जहाँ पे बहुत सारे बेड लगे हुए हैं, जैसे जनरली हॉस्टल में या हॉस्पिटल्स में वर्कर्स यहाँ पे सोते हुए दिखा रखे हैं, बंकर्स इन डॉर्मिटोरी इन प्री रिवोल्यूशनरी रशिया। यहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो एक बंकर में, एक ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत सारे बेड्स लगे हुए हैं, जिसे हम डॉर्मिटरी कह सकते हैं। डॉर्मिटरी में बहुत सारे लोग एक साथ सो जाते थे, और ये शिफ्ट्स में काम करते थे, तो शिफ्ट्स में ही सोते थे। जैसे जिसकी नाइट ड्यूटी है तो वो फिर दिन में यहाँ सो जाते थे, या जिसका डे टाइम में ड्यूटी है वो नाइट में यहाँ सो जाते थे। तो इस तरीके से ये शिफ्ट्स में काम करते थे, लेकिन कुड नॉट कीप देयर फैमिलीज विद देम, अपनी फैमिलीज को अपने साथ नहीं रख पाते थे ये। तो ये इनकी वर्किंग कंडीशंस थी कि ये बंकर्स में, डॉर्मिटरीज में सोते थे, और कई बार वर्किंग आवर्स भी चेंज हो जाते थे। अब हम देखते हैं वर्कर्स किस तरीके से डिवाइड थे। ये जो वर्कर्स थे वो भी, जो उनका सोशल ग्रुप था वो भी डिवाइड था। कुछ वर्कर्स तो लिंक थे अपने विलेजेस से जहाँ से वो आते थे, यानी कुछ वर्कर्स काम करते अपने विलेजेस में चले जाते थे या वहाँ से लिंक था उनका, लेकिन जो दूसरे वर्कर्स थे वो सिटीज़ में ही परमानेंटली सेटल हो जाते थे। वर्कर्स का डिवाइडेशन स्किल के अकॉर्डिंग था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वर्कर का डिवाइडेशन किस तरीके से था।
तो वर्कर का डिवाइडेशन स्किल के था, मतलब अलग अलग नॉलेज, उनका जो इंडस्ट्रीज में जो वो काम करते थे उनका जो उनकी ट्रेनिंग, उनकी स्किल क्या थी। जैसे एक मेटल वर्कर जो सेंट पीटर्सबर्ग का था, उसने बताया था कि जो मेटल वर्कर्स हैं उनको उनकी जो लाइफ होती है वो थोड़ी एरिस्टोक्रेटिक होती है अमंग अदर वर्कर्स। जो दूसरे वर्कर्स हैं उनसे उनकी कंडीशन अच्छी होती है। क्यों होती है मेटल वर्कर्स की कंडीशन अच्छी? क्योंकि जो उनका ऑक्यूपेशन होता है उसमें उनको ज़्यादा ट्रेनिंग और ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है। तो यानी जिस ऑक्यूपेशन में ज़्यादा ट्रेनिंग, ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती थी, वो लोग ज़्यादा अच्छी कंडीशन में लिविंग करते थे, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज होता था, ज़्यादा स्किल होता था उनके पास। तो ऐसे मेटल वर्कर्स की लाइफ दूसरे वर्कर्स से ज़्यादा अच्छी होती थी। वुमेन की बात करें तो वुमेन 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर बाय 1914 तक जो वुमेन थी वो फैक्ट्री लेबर की 31% थी, यानी कि जितने भी लोग काम करते थे उसका 31% पार्ट वुमेन थी। लेकिन देवर पेड लेस देन मेन, उनको मेन से कम वेजेस दिए जाते थे, यानी उनको जो काम करने का पैसा मिलता था वो मेन से कम मिलता था। बिटवीन हाफ एंड 3/4 ऑफ मेन वेजेस, यानी मेन का जो वेजेस था जो उनको मिलता था उसका हाफ या 3/4 वुमेन को मिलता था। तो डिवीज़न जो वर्कर्स में थे वो ड्रेस और मैनर्स में भी दिखाई देता था, यानी वर्कर्स भी डिवाइडेड थे, अपने अपनी स्किल और ट्रेनिंग की अकॉर्डिंग भी डिवाइडेड थे, और वो अपनी लाइफ लिविंग की वजह से भी डिवाइडेड थे। और जो डिवीज़न था वर्कर्स का वो उनके ड्रेस और मैनर्स में भी दिखता था। कुछ वर्कर्स जो थे उन्होंने एसोसिएशंस भी बना रखी थी। ये हमने पहले भी देखा था कि वर्कर्स ने मिलकर एसोसिएशंस बनाई थी हेल्प करने के लिए, उन वर्कर्स की हेल्प करने के लिए कि जब उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, अनएम्प्लॉयड होते हैं वो, या कोई मान लीजिए फाइनेंशियल हार्डशिप आ गई, कोई कंडीशन ऐसी आ गई जब उनको पैसों की ज़रूरत होती थी, लेकिन ऐसे एसोसिएशन बहुत कम थे। तो यहाँ वर्कर के एसोसिएशन हमने यूरोप में भी ऊपर देखा था कि जब हार्ड टाइम आ जाए या कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए तो उसके लिए वो पहले से ही मिल के कुछ इकट्ठा करके फंड बना के रखते थे, ताकि मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है या अनएम्प्लॉयड हैं वो लोग या फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है तो इस टाइम पे उनकी हेल्प हो सके। इतने डिवीज़न के बाद भी जो वर्कर्स थे वो यूनाइट हो जाते थे स्ट्राइक के लिए, यानी जब उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं होती थी या उनकी डिमांड पूरी नहीं होती थी वो स्ट्राइक कर देते थे, काम को रोक देते थे, और वो अपने एम्प्लॉयर से डिसएग्री हो जाते थे डिसमिसल को लेकर, या वर्क कंडीशन अच्छी नहीं होती थी उसको लेकर, कुछ भी ऐसी चीज़ों के लिए वो स्ट्राइक कर देते थे। तो स्ट्राइक में वो यूनाइट हो जाते थे। और ऐसी स्ट्राइक हुई थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा हुई थी 1896 में, 1897 में, और मेटल इंडस्ट्री में ऐसी स्ट्राइक हुई थी ड्यूरिंग 1902 में। तो इस तरीके के स्ट्राइक में वो सब एक साथ मिल के काम करते थे, चाहे उनमें कितना ही डिवीज़न हो या वो एक दूसरे से कितने ही डिफरेंस रखते हो, लेकिन यहाँ वो यूनाइट होकर वर्क करते थे। कंट्री साइड की बात करें, आसपास के रूरल एरियाज़ की बात करें, जो फार्मर्स थे जो कि कल्टीवेशन करते थे लैंड पे बहुत ज़्यादा, वो उनमें भी यहाँ पे डिफरेंस है। तो यहाँ क्वेश्चन कई बार बनता है कि यूरोप के पीजेंट्स में और रशिया के पीजेंट्स में क्या डिफरेंस है। तो जो नोबिलिटी थे, जो क्राउन थे या ऑर्थोडॉक्स चर्च थे, ओन लार्ज प्रॉपर्टीज़, उनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती थी। जो नोबिलिटी थे या जिनके पास क्राउन होता था या ऑर्थोडॉक्स चर्च थे, वो चर्च के पास भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी। जैसे वर्कर्स डिवाइडेड थे वैसे पीजेंट्स भी डिवाइड थे। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, वो भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे। और अगर हम फ्यू केसेस की बात करें तो उसके अलावा नोबिलिटी के लिए उनके पास कोई रेस्पेक्ट नहीं था, यानी वहाँ के जो पीजेंट्स थे वो नोबिलिटी को रेस्पेक्ट नहीं करते थे, जबकि जो यूरोप के पीजेंट्स थे वो तो रेस्पेक्ट करते थे। नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू जार। अब नोबल्स इतने पावरफुल कैसे हुए? क्योंकि वो जो रूलर थे, जो जार निकोलस थे, उनको सर्विस करते थे, इसी वजह से वो इतने पावरफुल हुए। लोकल पॉपुलैरिटी की वजह से इतने पावरफुल नहीं हुए। अब यहाँ डिफरेंस बता रखा है कि दिस वाज अनलाइक फ्रांस, यहाँ फ्रांस से अलग है, क्योंकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था ब्रिटेनी में, पीजेंट्स रेस्पेक्टेड नोबल्स, वहाँ पे पीजेंट्स से फार्मर्स थे, नोबल्स को रेस्पेक्ट करते थे, उनके लिए लड़ाई करते थे। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि जो फार्मर्स थे वो नोबिलिटी को रेस्पेक्ट नहीं करते थे। इन रशियन पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। यहाँ रशिया में जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, वो चाहते थे कि जो नोबल्स की ज़मीन है वो भी उनको दे दी जाए। फ्रिक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट, साथ ही उन्होंने रेंट देने से भी मना कर दिया। इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स को मर्डर भी कर दिया करते थे। 1902 में ये बहुत ज़्यादा होने लग गया कि वो रेंट देने से मना करने लग गए और लैंडलॉर्ड्स का मर्डर
करने लग गए। साउथ रशिया में इस तरह की कंडीशन बहुत होने लग गई। 1905 में आते आते ऐसे इंसिडेंट्स पूरे रशिया में होने लग गए। पहले तो सिर्फ साउथ रशिया में होते थे, पर अब ये इंसिडेंट पूरे रशिया में होने लग गए। तो रशियन जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो डिफरेंट थे अदर यूरोपियन फार्मर्स से बहुत सारे तरीके से। एक तरीका ये भी है कि उन्होंने अपनी लैंड को एक साथ मिला लेते थे, वो अपनी ज़मीन को, अपनी लैंड को एक साथ कर लेते थे पीरियडिकली, यानी कि टाइम टू टाइम अपनी लैंड को एक साथ करके और फिर वो वहाँ पे काम करते थे, और जो भी कम्यून था, जो उसका पैसा मिलता था या जो भी प्रॉफिट होता था, वो उसको डिवाइड कर लेते थे। और डिवाइडेशन का क्या रूल था? अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज, यानी फैमिलीज़ की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करते थे। तो ये एक डिफरेंट वे था। तो यहाँ फार्मर जो यूरोप के थे और फार्मर जो रशिया के थे उसमें डिफरेंस था। तो हम यहाँ पे और देख सकते हैं कि जो यूरोप के फार्मर्स थे उन्होंने यूनियन फॉर्म की थी और अपनी बेटर वेजेस और गुड लिविंग कंडीशन की डिमांड भी रखी थी, जबकि रशिया में इतना प्रॉपर यूनियन नहीं थी, ना कोई एसोसिएशन थी, ना कोई इतनी डिमांड उन्होंने रखी थी। वो पॉलिटिकल राइट्स भी एंजॉय कर रहे थे जो फार्मर्स थे यूरोप के, जबकि रशिया में ऐसा कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं एंजॉय कर रहे थे। तो इस तरीके से यहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन भी बता दी है रशिया की, और जो फार्मर्स की कंडीशन थी वो भी। तो आई होप कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। टेक केयर। Please like, subscribe and share.